अपनी बात पूरी करते ही निशा सामने देखकर हैरानी से वहीं जम जाती है। उसके सामने युवराज और सुहानी एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक खड़े थे। निशा को वहां देखकर युवराज सुहानी को छोड़ देता है और नाराजगी के साथ निशा को देखने लगता है। वहीं सुहानी काफी अनकंफर्टेबल होकर वहीं पर खड़ी थी। निशा फौरन अपनी आंखें बंद करके पीछे मुड़ जाती है और युवराज के डर से हकलाते हुए कहती है, सर सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये कहकर निशा भागते हुए रूम से बाहर चली जाती है। रूम के बाहर विवेक खड़ा था। वो भी निशा के साथ ही आया था और उसे इतनी एक्साइटमेंट में अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निशा तो निशा है, वो किसी के रोकने से वहाँ कहाँ रुकने वाली थी। युवराज के रूम के बाहर आने के बाद निशा का चेहरा डर से लाल हो गया था। उसे देखकर विवेक को अंदाजा हो जाता है कि अंदर क्या हुआ होगा। निशा लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहती, युवराज सर तो मुझे मार ही डालेंगे। उनके हर काम में मैं पनौती की तरह उनके सामने आ जाती। विवेक निशा को डांटते हुए कहता है, मैंने कहा था आराम से। अब वो एक मैरिड कपल है और उससे भी बड़ी बात, वो युवराज सर का रूम है, तुम वहाँ ऐसे ही नहीं जा सकती। निशा आगे कुछ नहीं कहती। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वो अब इस गलती को सुधार नहीं सकती थी। इधर निशा के बाहर आते ही सुहानी उसे एक्सप्लेन करने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी युवराज पीछे से उसका हाथ पकड़कर फिर से उसे अपने करीब कर लेता और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सुहानी युवराज को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती, आपने देखा नहीं क्या कि अभी अभी क्या हुआ? छोड़िए मुझे, वरना फिर से कोई आ जाएगा। युवराज बेपरवाह होकर कहता, मुझे किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ और किसी और की वाइफ के साथ नहीं। सुहानी परेशान होकर युवराज को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी युवराज की पकड़ उससे बिल्कुल भी ढीली नहीं हो रही थी। वो बस हल्की मुस्कान के साथ सुहानी के परेशान चेहरे को देख रहा था। युवराज सुहानी के बालों को ठीक करते हुए कहता, हाँ तो मैं क्या कह रहा था? सुहानी चिढ़कर कहती, मुझे नहीं पता। युवराज आगे कहता, हाँ अगर मैं तुम्हें परेशान करने पर आ गया तो। ये कहकर युवराज फिर से सुहानी के करीब जाने लगता है। युवराज के इतना पास आने से सुहानी का चेहरा सर्व से लाल होता जा रहा था। इससे पहले युवराज और आगे बढ़ पाता, उनके रूम का दरवाजा फिर से खुल जाता और इस बार समायरा अंदर आ जाती है। समायरा के वहां आते ही युवराज फिर से सुहानी से अलग हो जाता है। अब उसका पेशेंस जवाब दे चुका था। सुहानी भी अब काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसे अब युवराज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वैसे तो कोई भी युवराज के रूम में उसकी मर्जी के बिना नहीं आता था, लेकिन समायरा इन सब चीजों की परवाह नहीं करती थी। युवराज चिढ़कर समायरा से कहता, क्या तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि एक कपल के रूप में आने से पहले नॉक किया जाता है? समायरा युवराज की बातों को इग्नोर करके कहती है, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब तक युवराज का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन वो जानता था कि समायरा बेवजह कभी उसके पास नहीं आती थी, इसलिए वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता, कहो। समायरा थोड़ी ऊंची आवाज में कहते, अंदर आ जाओ। ये सुनकर युवराज और सुहानी थोड़ा चौंक जाते हैं और कुछ ही देर में निशा और विवेक रूम के अंदर आ जाते हैं। निशा अभी भी काफी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि समायरा ने भी वही किया था जो कुछ देर पहले निशा ने किया था। युवराज सवालिया नजरों से उन तीनों को ही देख रहा था। समायरा निशा से कहती, अब कहो। निशा नर्वस होते हुए कहती, वो आज रात जब मैं सो रही थी तो मैंने सपने में देखा कि यहाँ पद्मिनी आई थी और बड़ी तेजी से हवा की तरह इस घर का एक चक्कर लगाकर चली गई। निशा की बात सुनकर युवराज सीरियस हो जाता। उसे याद आता है कि पिछली बार भी पद्मिनी ने सुहानी को खुद तक पहुंचाने के लिए निशा का ही सहारा लिया था। युवराज अब अपनी सख्त आवाज में कहता है, और निशा आगे कहती, पता नहीं ये इत्तेफाक है या क्या, लेकिन वो सपना देखकर जब से मैं उठी हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें सिंघानिया मेंशन के उस तहखाने में जाना चाहिए। हमें अपने कुछ सवालों के जवाब वहीं पर मिलेंगे। समायरा आगे कहती है, मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। पद्मिनी ने पिछली बार निशा से ही कनेक्ट किया था, हो सकता है ये मैसेज वो हम तक पहुंचाना चाहती हो। समायरा के ऐसा कहने पर निशा के चेहरे पर एक घमंड भरी स्माइल आ जाती है। युवराज कुछ सोचकर कहता, ठीक है हम अभी चलते हैं। युवराज के कहने पर समायरा हाँ में अपना सर हिलाती और उस कमरे के बाहर चली जाती है। निशा और विवेक भी समायरा के पीछे पीछे ही उस रूम से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भी सुहानी गुस्से से युवराज को घूर रही थी। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर कहता है, हम वापस यहीं आएंगे, फिर तुम आराम से मुझे जितना चाहो देख सकती हो। अभी सामने देखकर मेरे साथ चलो, वरना गिरने का बहाना बनाकर फिर से तुम मेरी बाहों में आ जाओगी। युवराज के ये सब सुनकर सुहानी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है।
वो गुस्से में कुछ कहने ही वाली होती है, तभी युवराज आगे बढ़ जाता और सुहानी उसके साथ खींची चली जाती है। इधर निशा समायरा के साथ साथ चलते हुए एक्साइटेड होकर उससे कहती है, क्या मुझ में कुछ खास बात है कि पद्मिनी आप सबको छोड़कर मुझसे ही कनेक्ट होती हैं? समायरा तेजी से आगे बढ़ते हुए बिना किसी भाव के कहती, नहीं। निशा अपनी बात पर जोर देते हुए कहती, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझ में कोई तो बात होगी ना, तभी तो पद्मिनी सिर्फ मुझ तक अपने मैसेज पहुंचाती हैं। समायरा कहती, वो इसलिए ऐसा करती हैं क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करती हो, इसलिए पद्मिनी का तुमसे जोड़ना आसान होता है। समायरा का जवाब सुनकर निशा वहीं रुक जाती है और पद्मिनी आगे बढ़ जाती है। निशा उदासी के साथ ऊपर देखते हुए कहती है, दिस इज नॉट फेयर। आपने सबको पावर दिया, बस मुझे भूल गए। मुझे भी सुपर ह्यूमन बनना है। पीछे से विवेक आकर निशा के दोनों कंधों को पकड़कर उसे आगे धकेलते हुए कहता है, तुम्हें सुपर पावर्स की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिना पावर के ही सुपर ह्यूमन हो डफर। निशा विवेक की बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपना मुंह बनाकर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर के बाद वो सभी सिंघानिया मेंशन के लिविंग एरिया में खड़े अपने आसपास देख रहे थे। अभी दिन का वक्त था, लेकिन वो मेंशन हर तरफ से बंद था, इसलिए अंदर अंधेरा था। समायरा कुछ ढूंढते हुए कहती, कहाँ है वो तहखाना? विवेक समायरा के सवाल का जवाब देने ही वाला होता है, तभी सुहानी एक रूम की तरफ बढ़ने लगती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि सुहानी कहाँ जा रही है, इसीलिए वो सभी सुहानी के पीछे जाने लगते हैं। सुहानी एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, शायद अभिज्ञान को यहीं कैद किया गया था। उस रात ये धागा दरवाजे के दोनों सिरों पर बंधा था। सुहानी के कहने पर सभी की नजर उस लाल धागे पर जाती है जो दरवाजे पर फंसा हुआ था। विवेक कुछ सोचते हुए कहता, लेकिन अभिज्ञान को यहाँ कैद किसने किया होगा? समायरा कहती, अभी पता चल जाएगा। ये कहकर समायरा वो लाल धागा अपने हाथ में लेकर देखने लगती है। इसके बाद वो उस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। समायरा के इस तरह अंदर जाने से सुहानी, निशा और विवेक परेशान होकर युवराज की तरफ देखते हैं। युवराज सामने देखते हुए कहता, परेशान मत हो, वो जानती है कि वो क्या कर रही है। कुछ देर के बाद समायरा बाहर आकर कहती है, उस प्रेत को यहाँ भैरवनाथ के गुरु ने कैद किया था। ये जानकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, इसका मतलब भैरवनाथ के गुरु बचपन से ही सुहानी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और इतना ही नहीं, उन्होंने युवराज सर की मदद के लिए भैरवनाथ को भेजा था। इसका मतलब साफ है, वो जानते थे कि एक दिन ये दोनों जरूर मिलेंगे, शायद किसी खास मकसद के लिए। समायरा कुछ सोचते हुए कहती, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? सुहानी कहती है। समायरा सुहानी को घूरते हुए कहती है, यही कि हर कोई तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। हर बार जब तुम पर कोई खतरा होता है, कोई ना कोई आकर तुम्हें बचा लेता है। मैं, युवराज, पद्मिनी, निशा, विवेक और हम में से कोई ना हो तो वो अघोरी और भैरवनाथ के गुरु, वो तुम्हारी हिफाजत करते हैं। तुम पर इतने हमले हुए हैं कि अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। समायरा की बातें सुनकर सुहानी डर जाती है। युवराज सुहानी को अपने करीब लाते हुए कहता है, तुम इसे डरा रही हो। समायरा सुहानी को शक भरी नजरों से देखकर कहती है, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऐसा क्या है जो तुम हम सबसे छुपा रही हो? युवराज अब गुस्से में कहता, बस अब बहुत हो गया। मुझे लगता है हमें वो करना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ये कहकर युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उस स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाता है जहाँ से वो तहखाना था। निशा और विवेक भी समायरा के बर्ताव से थोड़ा घबरा गए थे। वो भी भागते हुए युवराज और सुहानी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। समायरा वहीं पर खड़े हुए कुछ पल खुद को शांत करती है और वो फिर से उन्हें ज्वाइन कर लेती है। कुछ देर के बाद वो सभी तहखाने में थे। तहखाने में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन युवराज आसानी से सब कुछ देख पा रहा था। बाकी के लोग अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट का यूज कर रहे थे। युवराज अपने आसपास देखते हुए कहता है, अभी हमारे पास बहुत वक्त है। यहाँ एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखो। अगर पद्मिनी चाहती है कि हम यहाँ आएं तो यहाँ जरूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा। युवराज के कहने पर सभी अपना काम शुरू कर देते हैं। विवेक और निशा तहखाने के एक किनारे तो समायरा दूसरे किनारे में जाकर सब कुछ चेक करने लगते हैं। युवराज भी सुहानी के साथ अपना काम शुरू कर देता है। वो सभी गौर से एक एक कोने को देख रहे थे। तभी युवराज और सुहानी एक काले पर्दे के पास पहुंचते हैं। सुहानी वो काला पर्दा हटाकर कहती, यही वो एग्जिट पॉइंट है जिससे उस रात अभिज्ञान के साथ मैं जंगल तक गई थी। समायरा की कई बातें को सोचकर सुहानी अभी भी काफी नर्वस फील कर रही थी और काफी परेशान थी, और ये बात युवराज अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। युवराज सुहानी का मूड ठीक करने के लिए कहता, अच्छा तो तुम अपने इतने गुड लुकिंग हस्बैंड से डरकर उस रात एक प्रेत के साथ भाग गई थी।
क्या मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा डरावना लगता हूँ? सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती, और नहीं तो क्या, आपके सामने तो वो प्रेत भी शरीफ लगता है और वो मुझे आपकी तरह परेशान भी नहीं करता। युवराज को ढूंढते हुए दबी आवाज में कहता है, अभी मैंने तुम्हें परेशान करना शुरू ही कहाँ किया है? सुहानी कहती, क्या? युवराज आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी उन्हें निशा की हैरानी भरी आवाज सुनाई देती है। ये क्या है? इसके बाद विवेक की आवाज सुनाई देती है। ये तो बहुत अजीब तरह की बुक्स हैं, काफी पुरानी लग रही हैं। निशा और विवेक की बातें सुनकर युवराज, समायरा और सुहानी उनके पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि तहखाने के एक कोने में कुछ स्पेस बना हुआ था जिसमें कुछ अजीब तरह की किताबें थी। युवराज आगे बढ़कर एक किताब उठाकर उसे देखते हुए कहता है, ये? युवराज इतना ही कह पाता है, तभी समायरा कहती है, ये तंत्र की किताब है। ये कहकर समायरा वो किताब युवराज से लेकर देखने लगती है। निशा और विवेक अभी उस कोने में बाकी की किताबें देख रहे थे, तभी निशा कहती है, सीवी? निशा के मुंह से ये नाम सुनकर सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती, निशा तू मुझे सीवी क्यों कह रही है? निशा एक किताब अपने हाथ में लेते हुए कहती है, तुझे कौन सीवी कह रहा है? मैं तो बस इस बुक पर लिखा नाम पढ़ रही हूँ। सभी की नजर निशा के हाथ में रखी एक किताब पर जाती है। उस किताब पर किसी के खून से सीवी लिखा हुआ था। ये देखकर वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं। निशा वो किताब खोलकर कहती, अब ये कैसी लैंग्वेज है? विवेक भी उस किताब पर अपनी नजर डालते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल उसी तरह की लिपि है जिस लिपि में मृदुला के पति ने डायरी लिखी थी। युवराज सर शायद इसे पढ़ सकते हैं। युवराज निशा के हाथ से वो बुक लेकर देखने लगता है। कुछ देर बाद वो कहता है, ये किसी तरह की कहानी लग रही है, माइथोलॉजी जैसा कुछ। विवेक सुहानी को देखकर कहता, लेकिन इसमें तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? ऐसा किसने किया होगा? सुहानी कुछ सोचकर कहती है, शायद ये मम्मी ने किया होगा। वो चाहती होंगी कि मैं इसे पढूं, लेकिन अगर ऐसा था तो उन्होंने इसका जिक्र अपनी डायरी में क्यों नहीं किया? निशा सुहानी को याद दिलाते हुए कहती, हो सकता है कि उन्होंने किया होगा। तुम लोगों को याद नहीं क्या कि उस डायरी के आखिरी के 2 पेज हमसे पढ़े नहीं जा रहे थे? हो सकता है उसमें आंटी ने इसी के बारे में लिखा हो और पद्मिनी भी हम तक यही पहुंचाना चाह रही हो। निशा की बात भी सबको सही बिल्कुल लगती है। समायरा उन सबसे कहती, जल्दी करो, हमें पूरा तहखाना चेक करना है। यहाँ जो भी जरूरी लगता है हम उसे यहाँ से ले जाएंगे और ये किताबें भी वहीं पर पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। ये कहकर समायरा युवराज के हाथ से वो किताब लेकर उसे बाकी के किताबों के साथ रख देती है। लेकिन तब तक युवराज ने उस किताब के कुछ पेजेस पढ़ लिए थे और उसका चेहरा अब काफी सीरियस हो गया था। ये बात कोई भी नोटिस नहीं कर पाता और अपने अपने काम में सभी लग जाते हैं। सुहानी युवराज का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहती, युवराज सर चलिए, हमें और भी ढूंढना है। युवराज सुहानी को देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर सुहानी के पूर्वजों ने अपनी शक्तियां त्याग दी थी तो सुहानी में वो एबिलिटीज कैसे आ गईं? युवराज यही सब सोचते हुए अपनी जगह पर रुक जाता है। सुहानी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी युवराज को आगे नहीं ले जा पा रही थी। युवराज को कहीं खोया हुआ देखकर सुहानी उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे हिलाते हुए जोर से कहती, युवराज सर। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज का ध्यान टूटता है और वो अपने होश में आते हुए कहता है, हाँ। सुहानी परेशान होकर कहते, हमें अभी और भी कुछ चीजें ढूंढनी है, जल्दी चलिए। ये कहकर सुहानी युवराज के पीछे आ जाती है और उसे अपने दोनों हाथों से आगे की तरफ धकेलने लगती है। इस बार युवराज आगे बढ़ जाता है। कुछ घंटों तक वो सभी उस तहखाने की हर चीज को बारीकी से चेक करते हैं और फिर वहां से बहुत सारा सामान लेकर सिंघानिया मेंशन से बाहर आ जाते हैं। वो सब सुबह सिंघानिया मेंशन गए थे और अब तक शाम हो चुकी थी। उनके बाहर आते ही विवेक का फोन बजता है। विवेक देखता है कि उसके मोबाइल में अर्नब का कॉल आ रहा था। वो बिना देरी किए फोन उठा लेता है। फोन से उसे अर्नब की परेशान आवाज सुनाई देती है। थैंक गॉड तुम्हारा फोन तो लगा। विवेक तुम सब कहाँ हो? मैं कब से तुम सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सब ठीक तो हो ना? और समायरा कहाँ है? तहखाने में उनमें से किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इस वजह से अर्नब किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अर्नब को उन सब की बहुत फिक्र हो रही थी। विवेक अर्नब को शांत करते हुए कहता, अर्नब सर आप परेशान मत होइए, हम सब ठीक हैं। समायरा भी ठीक है और हमारे साथ ही है। हम दीवान बिला जा रहे हैं, आप भी वहीं आ जाइए। विवेक की बातें सुनकर अर्नब एक चैन की सांस लेता है और ओके कहकर फोन कट कर देता है। कुछ ही देर बाद वो सभी युवराज के घर के स्टडी रूम में बैठे थे। उन सबके सामने टेबल पर बहुत सारे सामान बिखरे पड़े थे। ये वही सामान थे जो वो तहखाने से लेकर आए थे। वो सामान किसी कबाड़ की तरह लग रहे थे जिसे वो लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे।
सुहानी उन किताबों को देखते हुए कहती, मुझे लगता है कि हमें इन किताबों से ही कुछ पता चल सकता है। समायरा कहती, इनमें से ज्यादातर किताबें तंत्र की हैं, सिर्फ ये 2 किताबें हैं जो किसी कहानी की तरह लग रही हैं। ये कहकर समायरा उस किताब को उठा लेती है जिस पर सीवी लिखा हुआ था। समायरा सुहानी को सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि इस पर तुम्हारा नाम तुम्हारी माँ ने ही लिखा होगा? सुहानी उदास होकर कहती, मम्मी मुझे काफी कुछ बताना चाहती थी लेकिन उन्हें वक्त ही नहीं मिला। उन्होंने मुझे डायरी लिखकर भी काफी कुछ बताया लेकिन बहुत कुछ वो नहीं बता पाई थी। शायद उन्हें अंदाजा रहा होगा कि कभी न कभी मैं उस तहखाने में जरूर जाऊंगी। और दूसरी बात, मुझे सीवी सिर्फ मेरे करीबी लोग ही कहते थे, तो ये मम्मी के अलावा और कोई हो भी नहीं सकता। समायरा वो किताब युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहती, तो अब इसे पढ़ना शुरू करो, हम सब जानना चाहते हैं कि इसमें क्या लिखा है। युवराज वो किताब पढ़ के अकेले में ही देखना चाहता था लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता था, हालांकि उसने काफी कुछ पहले ही पढ़ लिया था। युवराज समायरा के हाथ से उस किताब को लेकर इस तरह से देखने लगता जैसे इतने गौर से वो उस किताब को पहली बार देख रहा। वो किताब काफी हद तक खराब हो चुकी थी और उसके पेजेज इतने पुराने थे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गिरने लगे थे। उसके बहुत से पेजेज को तो दीमक खा चुके थे। युवराज उस किताब को बड़ी सावधानी के साथ खोलते हुए कहता है, इसके शुरू के पेजेज नहीं है, शायद इन्हें दीमक खा गया है। अर्नब युवराज से कहता, कोई बात नहीं, जितना है आप उतना ही पढ़ लीजिए, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। युवराज जितने पेज सही सलामत थे वही से पढ़ना शुरू करता है। मारीच ने यह निर्णय लिया था कि वो किसी भी तरह से उस परिवार के पूरे वंश यानी कि सुहानी के पूर्वज को खत्म कर देगा, क्योंकि सिर्फ वही वंश था जो उसकी मौत की वजह बन सकता था। उसने धीरे धीरे उस परिवार को मारना शुरू कर दिया। इससे पहले उसने कभी भी किसी इंसान के प्राण नहीं लिए थे, इसलिए जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो अब ये उसकी आदत बनने लगी। उसे लोगों को मारकर उसकी ऊर्जा खुद में समाहित करने में मजा आने लगा था। अब उसने सिर्फ उस परिवार के लोगों को ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र के हर इंसान को मारना शुरू कर दिया। वो लोगों को मारता था और फिर उनकी जीवन ऊर्जा से दिनों दिन और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। उसने सिर्फ 12 दिनों में 350 लोगों को मार दिया था। उस क्षेत्र में मारीच का आतंक फैलता जा रहा था। उस परिवार जो कि सुहानी के पूर्वज के कुछ लोगों को उसने अपने हाथों से मारा, लेकिन कुछ लोग उससे बचकर निकल भागे। बहुत कोशिशों के बाद भी मारीच उन्हें ढूंढ नहीं पाया, तो उसने इस काम के लिए कुछ खतरनाक प्रेतों को चुना। उन प्रेतों को उसने उस वंश को पूरी तरह से खत्म करने का आदेश दिया और खुद वहां के लोगों को मारने लगा। वो प्रेत बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और कुछ ही वक्त में बहुत से प्रेतों ने अपना काम पूरा कर दिया। उस परिवार के 47 में से 46 लोगों को खत्म कर दिया गया था। आखिर में बस एक औरत बच गई थी जो बहुत शक्तिशाली थी। वो किसी तरह से अपने वंश को बचाने के लिए खुद को उस प्रेत से बचाकर जिंदा रख रही थी। वो जानती थी कि उस वंश का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही वंश मारीच के अंत की वजह बनने वाला था। उन प्रेतों को उनका काम सौंपकर मारीच इस बारे में भूल गया। उसे यकीन था कि वो प्रेत अपना काम पूरा कर ही लेंगे और वो पूरा वंश खत्म हो जाएगा। इधर मारीच के आतंक से चारों तरफ अशांति फैल गई थी। एक के बाद एक करके कई गांव वीरान होते जा रहे थे। तभी आसपास के गांव के कुछ लोग हिमालय की पहाड़ी पर एक ऋषि के पास मदद मांगने के लिए गए। वो ऋषि बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उस वक्त वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। वो खुद जाकर मारीच को नहीं रोक सकते थे। इतने लोगों की जीवन ऊर्जा ने मारीच को बहुत शक्तिशाली बना दिया था। उन ऋषि की 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक बेटी का नाम पद्मिनी था। वो भी उस ऋषि की तरह ही बहुत शक्तिशाली थी और वो उस वक्त कैलाश पर्वत पर अपनी साधना में लीन थी। अपने पिता के आह्वान पर वो उनके पास आई और उनके पिता ने पद्मिनी को लोगों की रक्षा के लिए भेजा। अपने पिता के आदेश को मानते हुए पद्मिनी मारीच को रोकने के लिए तैयार हो गई और उन गांव वालों के साथ मैदान में आ गई। एक रात मारीच ने उन गांव वालों के ऊपर हमला कर दिया और एक एक करके वहां के लोगों को मारने लगा। लोगों को मारकर वो राक्षसों की तरह चीख रहा था। तभी उसके सामने पद्मिनी आकर खड़ी हो गई और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। पद्मिनी को सामने देखते ही मारीच को अब अंदाजा हो गया था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। मारीच उस वक्त किसी से उलझकर अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता था। पद्मिनी को सामने देखकर उसे चेतावनी देते हुए उसने कहा, मेरे रास्ते से हट जा, वरना अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगी।
पद्मिनी बहुत ताकतवर और बहादुर थी। उसने बातों से मारीच को जवाब देने के बजाय सीधा उस पर हमला कर दिया। पद्मिनी के हमले से मारीच को समझ आ गया था कि इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद कई दिनों तक लगातार उन दोनों के बीच लड़ाई चली, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। उस लड़ाई को अब 15 दिन हो चुके थे और तब तक दोनों बुरी तरह से कमजोर हो चुके थे, क्योंकि मारीच में अभी भी सैकड़ों लोगों की जीवन ऊर्जा थी। इसलिए पद्मिनी उसके सामने ज्यादा कमजोर पड़ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी क्षमता से लड़ाई जारी रखी और मारीच को इस बात का अनुमान लगने ही नहीं दिया कि वो हारने वाली है। लड़ते हुए अब पद्मिनी की जान पर बन गई थी, लेकिन ये बात मारीच को नहीं पता थी। उसे लग रहा था कि बस वही कमजोर हो रहा है, इसलिए उसने लड़ाई वहीं छोड़ दी और वहां से गायब हो गया। इस तरह पद्मिनी वो लड़ाई जीत गई। मारीच इस बात से बहुत हैरान और निरुत्साहित था कि एक औरत उससे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन अब उसे वो शक्तियां भी कम लगने लगी थी। वो हताश होकर अपने गुरु के पास गया और उनसे और भी ज्यादा शक्ति पाने का रास्ता पूछा। मारीच के गुरु ने बताया कि उसका शरीर इससे ज्यादा शक्तियां संभाल नहीं पाएगा। अगर उसे और शक्तियां चाहिए तो उसे इस शरीर का त्याग करना होगा। मारीच इस बात के लिए मान गया और उसने अपने गुरु के बताए अनुसार 1000 सालों की एक साधना करने का निर्णय लिया। ये साधना इतनी शक्तिशाली है कि इसे पूरा करने वाला पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। उसने उस साधना के लिए हिमालय के पास के एक गांव को चुना है और उस कुएं के अंदर जाकर अपनी साधना शुरू कर दी है। कुछ सालों के बाद उसने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी अपनी साधना पूरी करने में लगी है। साधना में जाने से पहले मारीच ने अपने लिए कुछ रक्षक चुन लिए थे। उस रक्षक का वंश आज भी उस कुएं की रक्षा कर रहा है जहां मारीच अपनी साधना कर रहा है। इतना पढ़कर युवराज को खांसी आने लगती है और वो कुछ देर के लिए रुक जाता है। सुहानी एक गिलास में पानी डालकर युवराज की तरफ बढ़ाती है और युवराज पानी पीने लगता है। सभी उस किताब की कहानी सुनकर कुछ न कुछ सोच रहे थे और वहां बिल्कुल खामोशी थी। विवेक उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता, इसका मतलब उस साये का नाम मारीच है और जिस तांत्रिक को हमने मारा था उसके पूर्वजों को उस साये ने ही अपनी रक्षा के लिए लगाया था और वो तांत्रिक उन्हीं रक्षकों में से एक थी। विवेक की बात पूरी होते ही निशा कहती है, और उस कामचोर ने अपना काम बचाने के लिए मृदुला को उस कुएं की रक्षा में लगा दिया। वो साया ये जानकर काफी डिसअपॉइंटेड होगा कि उसने किस नालायक को ये काम सौंपा था। समारा कुछ सोचते हुए कहती, अच्छा हुआ उस रात निशा की वजह से उस साये की साधना भंग हो गई। अगर वो पूरी हो जाती तो पता नहीं अब तक क्या हो गया होता। समारा की बात को सुनकर निशा एक बड़ी सी मुस्कान के साथ विवेक की तरफ देखने लगती है। विवेक निशा की बात समझते हुए कहता है, वो तुमने बस गलती से किया था। विवेक की बात सुनकर निशा चिढ़ते हुए कुछ कहने ही वाली थी, तभी अर्नब कहता है, गलती से किया हो या जानबूझकर, लेकिन ये तो सच है कि निशा ने अगर उसकी साधना भंग नहीं की होती तो हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ क्या हो गया होता। ये सुनकर निशा की स्माइल और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो विवेक आगे कुछ नहीं कहता। विवेक भी जानता था कि अर्नब बिल्कुल सही कह रहा है। विवेक खुद भी निशा को बहुत ज्यादा एडमायर करता था, लेकिन उसके सामने उसकी तारीफ करने से बचता था। ऐसा करके वो निशा और उसकी उठपटांग हरकतों को बढ़ावा देना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ युवराज हाथ में पानी का गिलास लिए कुछ सोच रहा था। सुहानी की नजर युवराज पर थी। सुहानी युवराज की आंखों की परेशानी साफ देख पा रही थी, लेकिन सबके सामने वो उससे कुछ पूछना नहीं चाहती थी। जो युवराज अभी किताब में पढ़ा था उसके आगे की बात उसे पद्मिनी ने बताई थी। मारीच को हराने के बाद पद्मिनी अपने पिता के पास वापस आई थी। उस वक्त उसके पिता अपनी समाधि के लिए तैयार थे। पद्मिनी भी उनके साथ अपना शरीर छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने पद्मिनी को ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने पद्मिनी को उसके वंश की रक्षा करने का आदेश दिया, क्योंकि उसके वंश में ही उस इंसान का जन्म होने वाला था जो अंत में मारीच को खत्म करेगा। युवराज को लग रहा था कि शायद उस रात पद्मिनी सुहानी के बारे में यही कहना चाहती थी कि सुहानी ही उस साये को मारने का जरिया है। युवराज यही सब सोच रहा था, तभी समारा की आवाज से उसका ध्यान टूटता है। तुम क्या सोच रहे हो युवराज? युवराज समारा के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। सुहानी युवराज से कहती, युवराज सर, उन ऋषि की 2 बेटियां थी, तो आप किसके वंशज हो, पद्मिनी या? युवराज
युवराज कहता पद्मिनी ने शादी नहीं की थी, उनकी बहन मेरी पूर्वज है। समायरा कहती मुझे लगता है कि अब तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए, अभी काफी कुछ बचा है। समायरा के ऐसा कहने पर सभी की नजर फिर से युवराज पर चली जाती है। युवराज एक नजर सुहानी को देखता है और फिर से उस किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। मारीच अपनी साधना में लीन है। मारीच को हराने के बाद पद्मिनी कहाँ गई ये कोई भी नहीं जानता। कई शक्तिशाली लोगों ने मारीच की साधना को भंग करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके रक्षक का सामना करके जिंदा नहीं बच पाया। दूसरी तरफ वो प्रेत उस परिवार के आखिरी सदस्य को मारने के लिए ढूंढ रहा था और वो सदस्य उस प्रेत से छुप रही थी। जब तक कोई प्रेत या आत्मा उसे सौंपा हुआ काम पूरा नहीं कर लेते वो उससे आजाद नहीं हो पाते। इसीलिए उस प्रेत के पास उन्हें ढूंढकर मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उस परिवार की आखिरी सदस्य ने खुद को बचा तो लिया था, लेकिन उसे पता था कि उसकी ऊर्जा को ढूंढते हुए वो प्रेत कभी न कभी उस तक पहुंच ही जाएगा। इसलिए उसने अपनी शक्तियों का त्याग करना शुरू कर दिया, जिससे वो एक आम इंसान बन जाए और वो प्रेत उसे कभी ढूंढ या पहचान ही ना पाए। कुछ सदियों में उस औरत के वंशजों ने अपनी पूरी शक्तियों को त्याग दिया और वो एक आम इंसान बनकर बस अपना वंश आगे बढ़ाते रहे। उस वंश में सिर्फ एक ही लड़की का जन्म होता था और वही लड़की अपना वंश आगे बढ़ाती थी। उन्हें लगा था कि अब जब उनकी पूरी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं और उनका ऊर्जा स्तर किसी आम इंसान जैसा हो गया है, तो अब वो प्रेत उन्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा और वो अब आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन वो गलत थे। वो प्रेत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। सदियों बाद एक रात उसने उन्हें ढूंढ ही लिया। अगर आप कहानी को पसंद कर रहे हैं तो मिस्टीरियस और सस्पेंस से भरी इस कहानी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें डरना बेहद पसंद है, और कमेंट करके भी बताएं कि मेरी कहानियां आप कहां से सुन रहे हैं, ताकि मुझे ये भी पता चल सके कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। कृपया अपने शहर का नाम जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।